Assalamualaikum and welcome to Fast Sports. You are watching Golden Boot. I am your host अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहर याब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। ट्रांसफर विंडोज बंद हो चुकी हैं, क्या मैनचेस्टर सिटी के नए खिलाड़ी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? समर ट्रांसफर विंडोज के इख्तिताम पर आर्सेनल ने जो नए खिलाड़ी खरीदे हैं, क्या वो खिलाड़ी आर्सेनल को इस साल टाइटल जितवाने में हो पाएंगे कामयाब? इस साल बैलन डी'ओर कौन जीतेगा? फाइनल लिस्ट मंजरे आम पर आ गई। इंटर मियामी के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देने वाले लियोनेल मेसी बार्सिलोना क्यों नहीं गए? ला लीगा के सदर का अहम इंकिशाफ। एस्टन विला के स्टार खिलाड़ी कतरी लीग अदखेल ज्वाइन करने के करीब पहुंच गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार खिलाड़ी की सऊदी प्रो लीग में शमूलियत की खबरें गर्दिश करने लगी। चेल्सी के लेजेंडरी स्टार सऊदी प्रो लीग में क्लब के कोच बनने के लिए हैं बिल्कुल तैयार। एशियन क्वालिफायर मैचेस में पाकिस्तान वर्सेस जापान के दरमियान होने वाले मैच में जापान ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में अब बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी ने जो नए खिलाड़ी खरीद लिए हैं और क्या वो खिलाड़ी अच्छे साबित हो पाएंगे और क्या इतनी स्पेंडिंग करना मुनासिब था या इससे ज़्यादा स्पेंडिंग कर सकती थी। अफरीदी ट्रांसफ़र विंडोज़ अब बंद हो चुकी हैं और ट्रांसफ़र विंडोज़ बंद होने का मकसद ये है कि आप कोई खिलाड़ी जो है वो नहीं खरीद सकती मैनचेस्टर सिटी। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जॉस्को ग्वार्डियल को लिया है उन्होंने आरबी लाइप्जिग से और ये लिया है 77.6 मिलियन में, और उसके बाद जर्मी डोकू जो है उनको लिया है और रेने से उनको लिया गया है 55.7 मिलियन में। मैथ्यूज नूनियस जो है उनको लिया गया है वुल्फ से और ये 53 मिलियन की स्पेंडिंग थी, और मैथ्यू कोवाचिच जो है उनको चेल्सी से लिया गया है 30 मिलियन की स्पेंडिंग के साथ। टोटल अफरीदी स्पेंडिंग जो है वो 216.3 मिलियन इतनी स्पेंडिंग की गई है। आपको लगता है कि ये खिलाड़ी ठीक हैं और इतनी स्पेंडिंग ठीक थी? मैनचेस्टर सिटी की ट्रैवल जीती हुई है, सुपर कप जीती हुई है। जी बिल्कुल। असल में अगर आप देखें जो आउटकास्ट हैं, मतलब जो छोड़ के गए हैं, उनकी एक तरह से रिप्लेसमेंट ही है और मोस्टली ज़्यादा छोड़ के गए हैं, कम आए हैं और ये भी उन्होंने मजबूर हो गए थे ये सारे खिलाड़ी खरीदने में। और एंड हालांकि अगर सिटी का ट्रांसफर विंडो आप देख लें तो वो शुरुआत में ही सारे अपने प्लेयर्स, उनको पता होता है कि ये प्लेयर्स हमने खरीदने हैं और शुरुआत में ले लेते हैं। ये आके एंड में आके फिर मजबूर हुए क्योंकि गुंडोगान भी चले गए हैं, जाओ कांसेलो भी चले गए हैं, रियाद मारेज भी चले गए, इवन बर्नार्डो सिल्वा और काइल वॉकर को भी पेप गार्डियोला के साथ पर्सनल मीटिंग्स करनी पड़ी। उसके बाद पेप गार्डियोला ने उनको कन्विंस किया तो वो ठहरे, वरना उन्होंने भी जाना था। अच्छा, कोवाचिच की अगर बात करें तो कैसी ये साइनिंग है? कोवाचिच क्या उस स्पेस को फिल कर सकते हैं जो खिलाड़ी छोड़ कर गए हैं? जी बिल्कुल। अब कोवाचिच की अगर व्यूअर्स में बताता चलूँ तो वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है अल्काई गुंडोगान के। अब दोनों खिलाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल हैं लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंस हैं। अब अल्काई गुंडोगान जो हैं वो अटैक में काफ़ी पोटेंट थे, मतलब वो बॉल कैरियर थे और गोल स्कोरर भी थे और दूसरा डिफेंस को भी हेल्प आउट करते हैं। अब मतेयो कोवाचिच का जो रेंज ऑफ पासिंग है वो आउटस्टैंडिंग है, वो डिफेंसिवली भी हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन गोल स्कोरिंग एबिलिटी जो है वो मतेयो कोवाचिच की उस लिहाज से थोड़ी सी कम है अगर आप गुंडोगान के साथ कंपेयर करें। गुंडोगान तो आपको मतलब उनकी गोल कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट अराउंड 16 से 20 तक हर सीजन होती थी। अच्छा। और 8 से 12 गोल्स वो आपको करके देते थे। कोवाचिच आपको असिस्ट करके दे सकते हैं लेकिन इतने गोल्स आप एक्सपेक्ट ना करें उनसे। चलिए, ग्वार्डियोल के बारे में हम जरूर बात करेंगे। वर्ल्ड कप में बहुत इंप्रेस किया था इन्होंने और आरबी लाइप्जिग के लिए खेलते हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस ग्वार्डियोल ने दी थी, बहुत सी नज़रें और बहुत सा लाइमलाइट उन्होंने हासिल किया था। अफरीदी, ग्वार्डियोल के बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है ये बहुत अच्छी साइनिंग है। जी बिल्कुल, क्योंकि जॉस्को ग्वार्डियोल दुनिया के नंबर 1 डिफेंडर अभी करंटली रैंक किए जाते हैं। मोस्टली पंडित इस बात पे एग्री हैं कि वो अगर टॉप 5 सेंटर बैक्स की बात होगी तो उसमें जॉस्को ग्वार्डियोल का नाम सरे फहरिस्त होगा। और वो जो हैं डायरेक्ट एक लपोर्ट जो कि अल नसर गए उनकी रिप्लेसमेंट में, क्योंकि वो जो है आउट ऑफ फेवर भी हो गए थे और ये खिलाड़ी जो हैं वो पिछले सीजन से पेप गार्डियोला की नज़र में थे और इनको खरीदना था और सबसे महंगे भी जॉस्को ग्वार्डियोल ही उन्होंने खरीदे हैं। और डियाज के साथ इनका पेयर होगा सेंटर बैक में। बहुत वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। और अभी तक जो परफॉर्मेंसेस आपने देखी हैं, कैसी परफॉर्मेंस आपको लगी? अभी तक काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, मतलब जो जिस तरह आपको एक टाइम लगता है एक टीम में जेल होने का, वो इतना टाइम वैसे तो अभी क्योंकि जो है
3 खिलाड़ी डिफेंस में खिला रहे हैं और 2 वाइड विंग बैक्स होते हैं, तो एक आध मैच में फुल अभी उस तरह से पिक्चर क्लियर नहीं हुई, क्योंकि जब रेगुलर 4-5 मैचेस स्टार्ट से खेलेंगे तब हमें एक पिक्चर क्लियर होगी। अभी कैनजी और नेथन आके जो हैं वो काफ़ी फॉर्म में और साथ में डियास खेलते हैं, तो इतना मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी जितना खेले हैं काफ़ी अच्छा खेले हैं। बिल्कुल अच्छी जो है वो साइनिंग ग्वार्डियोल की मैनचेस्टर सिटी के लिए। नेक्स्ट जो प्लेयर हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है जर्मी डोकू भी अच्छी स्पेंडिंग की इन पर और इनको भी अपनी टीम में लिया। ये किसके रिप्लेसमेंट थे आफरीदी और क्या जर्मी डोकू जो है वो क्योंकि आप उस टीम में आ रहे हैं जिसने ट्रैवल जीता है, जिसने सुपर कप जीता है, तो वो भी प्रेशर होता है आपके ऊपर। जी बिल्कुल, वन ऑफ द 25 मोस्ट जो प्रॉमिसिंग स्टार्स हैं अगर यूरोप में बात की जाए तो उनमें इनका नाम, जो कि अंडर 25 एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं, तो उस पर एक सर्वे भी हुई थी जो 25 खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं अंडर 25 एज में, तो उनमें इनका नाम भी आ रहा था और काफ़ी प्रॉमिसिंग टैलेंट है। एंटवर्प के शहर में ये पैदा हुए थे और एंडरलेक्ट से की एकेडमी से निकले थे, रेंज में गए, फिर उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया फ्रेंच लीग में। अभी इनको क्योंकि मारेज जो हैं वो सऊदी प्रो लीग चले गए और अल अहली में, तो वो उनकी डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। अब थोड़ा सा अगर मैं कंपेयर करूं मारेज और डोकू को, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सूटेबल वो है रिप्लेसमेंट, क्योंकि मारेज भी गोल थ्रेट थे और ये भी गोल थ्रेट है। और दूसरा ये कि इनकी स्पीड मारेज से बहुत ज़्यादा है, स्पीड की वजह से शायद, क्योंकि उनका कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा था मारेज का, तो वो डिफेंसिव ड्यूटीज़ भी वो उन्होंने पेप गार्डियोला ने उनको एक डिफेंसिव स्टील भी बना दिया था। अब ये जो चीज़ें हैं ना, डिफेंसिव कवर अप और बॉल कंट्रोल जो है वो उसको देखना पड़ेगा। बाकी ड्रिबलिंग में सबसे हाईएस्ट जो नंबर्स थे ना, वो पिछले सीज़न 2022 का सीज़न जो था उसमें जर्मी डोकू पूरे यूरोप में नंबर 1 पे थे। मतलब वो 1-on-1 सिचुएशंस में गारंटीड है कि वो आपको जीतवा के देगा वो। बिल्कुल ठीक है, यानी अच्छी साइनिंग थी और ये सेकंड हाईएस्ट जो साइनिंग थी जो पे किया था उन्होंने प्लेयर के लिए। मैथ्यूज नूनियस के बारे में अब हम बात करेंगे जो साइन किया है और जिनको मैनचेस्टर सिटी ने बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जैसे नेपोली में आफरीदी, बहुत से प्लेयर्स थे, क्वारत्स्केलिया थे उनके अलावा और विक्टर ओसिमन थे, जिनको हम बड़े हैरान हैं कि नहीं किसी टीम ने। तो मैथ्यूज नूनियस को क्यों ख़रीदा गया, जबकि आपको लगता है ये उन खिलाड़ियों से ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं? मसला ये है कि पेप गार्डियोला जो हैं वो प्रोफाइल देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि प्लेयर कितना टैलेंटेड है। ऑब्वियसली टैलेंट देखना पड़ता है, लेकिन वो एक वर्सेटाइल प्लेयर खरीदते हैं जो मल्टीपल जगह पे खेल सकते हैं। अब मैथ्यूज नूनियस जो हैं वो रॉड्री का कवर अप है, एक तरह से बैकअप है कि अगर रॉड्री को इंजरी हो जाती है तो, क्योंकि कैल्विन फिलिप्स को तो वैसे भी उन्होंने जाने दिया है, तो कैल्विन फिलिप्स जो थे वो रॉड्री की रिप्लेसमेंट थे, लेकिन ये मुझे लगता है कि कैल्विन फिलिप्स से भी काफ़ी बेहतर है। अच्छा। और ऊपर से स्पोर्टिंग लिस्बन से आए थे, काफ़ी अच्छा टैलेंट है, एक सीज़न खेल भी चुके हैं वोल्व्स के साथ, तो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस भी इनको हासिल हो गया है, तो बहुत ही अच्छी। इवन अगर मैं कहूँ कि रॉड्री के साथ ये डबल पिवट भी खेल सकते हैं। अच्छा। और डबल पिवट भी अगर इनको मौका मिलेगा तो शाइन करेंगे, लेकिन वैसे तो अगर रॉड्री को कुछ हो जाता है या चले जाते हैं नेक्स्ट सीजन FA कप में या लीग कप में, क्योंकि अब हर मैच में तो रॉड्री नहीं खेल सकते ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल, और वो हर दफ़ा प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो अब यानी हम ये कह सकते हैं कि सिटी के बाद रॉड्री के बाद एक और ऐसा प्लेयर है जो कि प्लेयर ऑफ द मैच लेने की सलाहियत रखता है और वो है मैथ्यूज नूनियस। अब हम बात करेंगे आर्सेनल की। जी हाँ, आर्सेनल जो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही है। समहाउ पिछले मैच में बहुत ज़्यादा बात हुई थी रेफरीज के ऊपर कि उन्होंने कुछ गलत डिसीजन दिए थे। आर्सेनल ने भी स्पेंडिंग की है और आर्सेनल की स्पेंडिंग में जो प्लेयर्स हैं, डैक्लन राइस है, काय हावर्ट्स है, यूरियन टिम्बर है और उसके साथ डेविड रहिया है। इन चारों प्लेयर्स को उन्होंने ख़रीदा है और ट्रांसफ़र विंडो का इख्तिताम पे आपको लगता है आर्सेनल की ये साइनिंग कुछ ऐसे भी प्लेयर्स है जो लेना चाह रही थी आर्सेनल लेकिन नहीं ले पाई? जी बिल्कुल, उसमें अगर हम बात करें मोइसेस काइसेडो जो थे वो चेल्सी पर चले गए, जनवरी में भी उनको ख़रीदने की कोशिश की थी और वैसे तो उनकी रिप्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल सेटिस्फाई इस लिहाज से होगी आर्सेनल कि उनके जो मेन टारगेट्स थे वो उन्होंने साइन कर लिए। और सबसे अच्छी बात जो थी इस ट्रांसफ़र विंडो में आर्सेनल की
कि उन्होंने शुरुआत में ही, मतलब जिस तरह विंडो शुरू हुई और लीग ख़त्म हुई, तो उन्होंने अपने टारगेट साइन कर लिए। उनको एंड तक, डेडलाइन डे तक इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि कुछ क्लब्स होते हैं जैसे इवन सिटी इस बार जो थी वो डेडलाइन डे तक वो साइनिंग्स कर रही थी, तो आपके ऊपर फिर प्रेशर आ जाता है और फिर दूसरे क्लब के पास एडवांटेज होता है कि वो आपको एक तरह से मैनिपुलेट कर सके और डील में आपसे पैसे ब्लैकमेल भी कर सकता है। बिल्कुल, डैक्लन राइस के बारे में बात करेंगे, पहले प्लेयर जो आर्सेनल के बहुत ही शानदार अब तक उनकी परफॉर्मेंस भी रही है। डैक्लन राइस के बारे में आपको लगता है ये बहुत ही ज़बरदस्त, और जो जहाँ पे लैक कर रही थी आर्सेनल पिछले साल, जो जिसकी वजह से टाइटल नहीं जीत पाई थी और सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया था, अब डैक्लन राइस के आने से वो कमी पूरी हो सकती है। और चैंपियंस लीग के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये खिलाड़ी? वाकई में ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है कि क्योंकि डैक्लन राइस एक कंप्लीट प्लेयर हैं, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हैं, नंबर 8 भी खेल सकते हैं, नंबर 6 भी खेल सकते हैं, और इवन क्योंकि आर्टेटा जो हैं वो भी प्रोफाइल प्लेयर्स ढूंढते हैं जो मल्टीपल एरियाज में खेल सकते हैं। अब ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको नंबर 6, नंबर 8 और सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। अगर आपका कोई सेंटर बैक नहीं है तो वो ये रोल भी अदा कर सकते हैं। उन्होंने वेस्ट हैम में ये बार बार करके दिखाया है। तो ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर फी हुआ था, वो मोइसेस कैसिडो ने फिर बाद में ब्रेक कर लिया, लेकिन उससे पहले इनको एक रिकॉर्ड फी देना पड़ा वेस्ट हैम को, क्योंकि इनको पता था कि वेस्ट हैम को भी पता था कि इन्होंने ये प्लेयर पिछले साल से टारगेट किया हुआ था कि ये तो लाजमी लेना है, और आर्टेटा ने बोर्ड को भी बता दिया था कि ये प्लेयर्स जो हैं वो मुझे लाजमी चाहिए। तो काफ़ी अच्छी ये एक साइनिंग है, और वो हमने देखा भी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो थे वो मैच विनर भी साबित हुए। बिल्कुल मैच विनर साबित हुए। और दूसरे प्लेयर जो हैं जिनकी बात करेंगे, जिनके बारे में जो मिकेल आर्टेटा, उनको बड़ी सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, और क्योंकि उनके ऊपर तलवार भी लटक रही है, और कुछ खबरें भी आई थी जो पिछले दिनों हम बता भी रहे थे कि उन्होंने उनको मनाने को जो है वो अपनी बीवी को मनाने से उसकी तशबीह दी है। काय हावर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। आफरीदी, काय हावर्ट्स के बारे में बताइए, ये साइनिंग कैसी है, और जिस तरह अभी ये खबरें भी आई थी जो हमने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की थी, उन खबरों को लेकर भी क्या लग रहा है उनका फ्यूचर? वैसे तो जो इवन आर्सेनल पंडित्स हैं जो आर्सेनल को कवर करते हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं मीडिया में बात करने वाले, वो सारे जो थे वो सरप्राइज थे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि काय हावर्ट्स को खरीदेंगे, और आर्टेटा को पर्सनली पसंद है। तो इसकी क्या वजह थी कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? क्योंकि काय हावर्ड, चेल्सी के मोस्टली प्लेयर जो हैं वो एक ऐसी सीजन से निकले थे कि वो ऑलरेडी एक तरह से ट्रॉमा में ही थे और परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और काय हावर्ट्स भी जब से इंग्लैंड आए हैं जर्मनी से, तो इतना कोई खास इंप्रेस नहीं किया, उनके रिटर्न्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन मिकेल आर्टेटा जो हैं वो प्लेयर्स को देखते हैं और वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और हमसे ज़्यादा परखते हैं, और उनको पता है कि काय हावर्ट्स जो हैं वो भी मल्टीपल रोल्स अदा कर सकते हैं। वो एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं, अगर जीसूस इनकेटिया में से कोई इंजर्ड हो जाता है तो वो एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं, अभी एज अ मिडफील्ड में भी खेल रहे हैं, एज अ विंगर भी खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है पर्सनली कि इन वजूहात की बिना पे उनको खरीदा गया है, लेकिन इनके लिए भी अच्छा खासा अमाउंट चेल्सी को इनको पे करना पड़ा। अमाउंट तो पे किया, लेकिन अभी तक जो है वो आपको लगता है काय हावर्ट्स की परफॉर्मेंस देख के कि आ रहे हैं उस फॉर्म में वापस? अब अभी तक तो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ ग्लिम्सेस हमें नजर आई हैं, लेकिन डिसअपॉइंटिंग ही है, और क्रिटिसाइज भी यही साइनिंग हो रही है अभी। जी हाँ बिल्कुल, और लेट्स सी इन काय हावर्ट्स को लेकर फ्यूचर में आर्सेनल कैसे इनको हैंडल करती है, या ये किस तरह से हैंडल करते हैं अपनी सिचुएशन को। यूरियन टिम्बर की अब हम बात करेंगे। ये जो साइनिंग है, आफरीदी, हमने हमेशा देखा है बड़े बड़े नाम खरीदे जाते हैं, अपनी सऊदी प्रो लीग में ख़रीदे गए हैं। आर्सेनल और सिटी एक ऐसी टीम है जिसने पिछले साल बहुत सबको ही हैरान किया और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। अभी तक कोई बहुत बड़ा स्टार प्लेयर अभी तक कोई नाम नहीं आया, जैसे यूरियन टिम्बर भी को बहुत बड़े लेजेंडरी स्टार्स में से नहीं आते। आपको लगता है इन प्लेयर्स की जो ख़रीदारी है वो भी बड़ी अच्छी साबित हुई है अभी तक, या हो सकती है आगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप प्रोफाइल प्लेयर के पीछे जाते हैं तो उसमें फिर बड़ा नाम नहीं आ सकता, क्योंकि बड़े जो नाम होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक रोल वो एक स्पेसिफिक रोल को जो है वो डोमिनेट करते हैं, उसी में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे किलियन एम्बाप्पे। यूरियन टिम्बर का क्या है फिर रोल जो है? वो भी जो है अब ऑलमोस्ट जितने भी खिलाड़ी हैं वो मल्टी टैलेंटेड है। अब यूरियन टिम्बर जो है आईएक्स से आए थे और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स अगर बात की जाए, क्योंकि लो प्रोफाइल हैं तो इतना लोगों को आइडिया नहीं होता, डच लीग इतनी फेमस नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी साइनिंग है, और इन पे भी पिछले सीज़न से नज़र थी आर्टेटा की। अब ये है कि इनका मेन जो प्रॉफिट है, जो इस खिलाड़ी की खूबी है,
वो राइट बैक भी खेल सकते हैं, लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, सेंटर बैक्स में भी दोनों जगह पे लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। और जो एक और अमेजिंग बात है इनकी यूरियन टिम्बर की, वो जाके जब विंग बैक खेलते हैं, मतलब अगर वो लेफ्ट बैक खेलेंगे, लेफ्ट विंग बैक, तो अटैक में बहुत पोटेंट है, मतलब अच्छा। अटैक में भी हेल्प आउट करेंगे। जैसे जिनचेंको का प्रोफाइल था ना, वैसी ही प्रोफाइल की ये खिलाड़ी। और अब हम बात करेंगे डेविड रहिया की। इनकी ट्रांसफ़र कैसी है आर्सेनल के लिए? आफरीदी बताइए, डेविड रहिया कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और अभी तक कैसी परफॉर्मेंस है इनकी? डेविड रिया भी पिछले सीज़न के स्टार गोलकीपर्स में अगर प्रीमियर लीग की बात की जाए तो थे। अगर 5 बेहतरीन गोलकीपर्स के नाम लेंगे तो उसमें डेविड रिया ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और इवन बहुत 3-4 साल से जो है वो अप्रिशिएट कर रही है आर्सेनल डेविड रिया को, और बड़े अरसे से प्लान्स में थे इनके कि डेविड रिया को लेना है। बिल आखिर इस सीज़न वो पॉसिबल हुआ। अभी भी लोन पे लिया है और अच्छा। 1 साल लोन रहेगा, अगले साल पे 27 मिलियन में परमानेंट डील साइन हो ये जाएगी। कहाँ से लिए? ये नॉटिंघम फॉरेस्ट से आए हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस करके आए हैं। तो अब राम्सडेल जो हैं वो नंबर 1 गोलकीपर हैं, लेकिन क्योंकि अब चैंपियंस लीग में भी आर्सेनल खेलेगी और कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो जो एक पिछले साल मसाला आ रहा था वो वही कि बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, अब वो आपको लगता है आर्सेनल की थोड़ी सी पूरी हुई है? मैनचेस्टर सिटी के लेवल पे तो अभी भी नहीं है, उनके पास तो डबल बैकअप्स हैं, लेकिन एटलीस्ट आर्सेनल के पास अब बैकअप है हर पोजीशन के लिए, हर तो position इतना इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी है कि अब कंपटीशन, अब इन्होंने मुकाबला भी तो बहुत सारी लीग्स में करना है, अब 4 लीग्स में compete करना पड़ेगा, तो ये है कि वर्कलोड भी ज़्यादा है। बिल्कुल। और ये साइनिंग्स जो की हैं आर्सेनल ने, ये भी एक्सपोज होंगी। अगर अच्छा खेलेंगे तभी पता चलेगा, अगर नहीं अच्छा खेल पाएंगे तो फिर लेट्स सी आर्सेनल क्या करेगी। ये दोनों टीम्स के बारे में हमने आपको बताया, क्योंकि ट्रांसफ़र विंडोज़ जो है वो अब अख्ताम हो चुका है, अब कोई भी खिलाड़ी जा नहीं सकता। अब नेक्स्ट ट्रांसफ़र विंडोज़ जो है वो कब ओपन हो रही है? आपकी जनवरी ट्रांसफर विंडो होगी, और फिर मतलब 2 विंडोज होती हैं, एक जनवरी ट्रांसफर विंडो और एक समर ट्रांसफर विंडो। जी हाँ, बिल्कुल। अभी 3-4 महीने हैं उसमें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट क्या चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉल की दुनिया में। सबसे पहली खबर हमारे पास ये है, बैलन ड'ओर। जी हाँ, लिस्ट आ गई है, नाम जो है वो सामने आ गए हैं। मेंस की अगर बात करें, जुलियन एल्वारेज, निकोलो ब्रेला, जूड बेलिंगम, करीम बेंजेमा, यासिन बोनो, केविन डी ब्रुयने, और इसके साथ साथ और भी बहुत बड़े बड़े नाम जो कि आप स्क्रीन पर देखेंगे। अर्लिंग हालैंड भी है, मेसी भी है उसमें शामिल, विनीशियस जूनियर भी शामिल है, मोहम्मद साला भी शामिल है, विक्टर ओसिमैन भी शामिल है, एड्रे ओनाना भी शामिल है, मार्टिन ओडेगार्ड भी शामिल है, जमाल मुसियाला जो कि अभी इंजर्ड है, खेल नहीं रहे, वो भी शामिल है, लुका मॉड्रिच बहुत ही शानदार कैप्टन, बहुत ही शानदार प्लेयर, वो भी शामिल है, और किम मिन जे, ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अफरीदी इनका लिस्ट में होना। और मार्टिनेज भी शामिल है इसमें, लोटारो मार्टिनेज भी हैं, और वो जो गोलकीपर हैं वो भी दोनों शामिल हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्म किया था वर्ल्ड कप में। और अगर फीमेल्स की बुकायो साका, इनका नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ आफरीदी, इन्होंने जिस तरह से सबको हैरान किया, परेशान किया है, लेकिन शायद इनको ना दिया जाए क्योंकि और बड़े बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं, लेकिन लिस्ट में आ जाना इतनी एज में ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फीमेल्स की बात करें तो विमेंस में बोनमाती, स्पेन की खिलाड़ी, ब्रिलियंट प्लेयर, और क्या ही इनकी शानदार परफॉर्मेंस थी अपना वर्ल्ड कप जितवाने में, चैंपियन बनवाने को अपनी टीम में। और उसके साथ साथ सैम कर भी शामिल है, एलेक्सिस पुटियास जो पिछले साल विनर थी वो शामिल नहीं है अफरीदी, चूँकि वो नहीं खेली इस दफ़ा, इतना इंजरी की बात। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं किसको मिल रहा है बैलन ड'ओर? वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मेल साइड पे मेसी को ही मिलेगा। अच्छा, हालैंड शायद करीब आ जाएंगे वोटिंग में, लेकिन मुझे लगता है मेसी को दे देंगे। तो फिर क्योंकि कोई उठ के ना कह देना कि स्क्रिप्टेड था सब कुछ, वो तो जिन्होंने कहना होता है वो तो कहते ही रहते हैं, उतनी बातें। अच्छा, तो फीमेल में किसको लगता है, क्योंकि मुकाबला सख्त है, आपको लगता है? मुकाबला सख्त है, लेकिन बोनमाती जीत जाएगी, क्योंकि बोनमाती ने क्लब लेवल पे भी सब कुछ जीता है और फिर वर्ल्ड कप भी जीता है। सैम कार ने क्लब लेवल पे जीता है चेल्सी के साथ टाइटल, वर्ल्ड कप में उस तरह से, लेकिन वर्ल्ड कप में तो बोनमाती आ गई थी। वैसे भी कुछ मैचेस में तो वो इंजर्ड थी और शुरू में आई नहीं थी, तो हाँ, और दूसरा ये कि ये कंसेक्यूटिव होगा कि स्पेनिश खिलाड़ी जो है वो पिछले साल भी स्पेनिश खिलाड़ी पुटियास ने जीता था और इस साल भी स्पेनिश, तो मतलब स्पेनिश की डोमिनेंस जो है वो वुमेन्स फुटबॉल पे शुरू हो गई है, बिल्कुल। और मेल साइड पे जो है वो लियोनेल मेसी कहा है इन्होंने। लेट्स सी किसको मिलता है, और जिसको भी मिलेगा हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है आइए आपको दिखाते हैं, और ये है ला लीगा के प्रेसिडेंट है हैवियर टेबास, उन्होंने कहा है Lionel Messi didn't finish his career at Barcelona because they couldn't find an agreement. I wish he could have finished his career in La Liga. It would have been the best for him, for me and for Barcelona. अच्छा, ये अब नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया अफरीदी, ये क्या कहानी है?
शुरू में ये खुद ही कहते थे कि आप मेसी नहीं खरीद सकते, बार्सिलोना को धमकियां देते थे कि अगर आप फाइनेंशियल मतलब उससे बाहर गए तो हम कोई रियायत नहीं करेंगे, हमसे कोई रियायत की डिमांड ना करें। अब हिमायत में सामने आ गए। अब वापस से खुद ही ये पेंडोरा बॉक्स इन्होंने एक और खोल दिया है कि असल में ला लीगा जो थी, क्योंकि ला लीगा के ऊपर आया है ना बात की, ला लीगा की वजह से जो है वो मेसी वापस नहीं आ पाया। एग्जैक्टली, उन्होंने कानून और वो सारा किया ना, फाइनेंशियल क्राइसिस वही सारा देख रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि नहीं ला लीगा की वजह से नहीं और मेरी वजह से नहीं, ये बार्सिलोना और मेसी की आपस में बात नहीं बनी, इसी वजह से ये डील नहीं हुई। अब ये जो है बहुत बड़ी बात है और इसका फ्यूचर में हमें पता लगेगा, क्योंकि ब्लेम लगा दिया उन्होंने सीधा सीधा बार्सिलोना पे, और बार्सिलोना इज लाइक फादर फिगर टू मेसी। जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बाद में रिवील होती हैं कि असल हकायक क्या थे। अब जब मेसी रिटायर होंगे कोई ना कोई किताब लिखेगा या मेसी के ऊपर या मेसी के। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन शायद इसका कोई फीडबैक भी आए बार्सिलोना की तरफ से आए या मेसी की तरफ से आए। लेट्स सी। मेसी वैसे ज़्यादा इन मामलात में खुद पहले से इन्वॉल्व नहीं होते या जवाब नहीं देते। बार्सिलोना शायद इस पे जो है वो कुछ रिएक्ट करे, लेकिन वो कर भी नहीं सकती क्योंकि ये प्रेसिडेंट है और अभी जिन क्राइसिस में वो गुजर रही है। लेट्स सी क्या इसका जो है वो आउटकम आता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट जो है वो एक लेजेंडरी स्टार हुआ करते थे लिवरपूल के, फिलिप कोटिनो, बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे वो। अल दुहेल जो कतरी लीग का क्लब है वहाँ पर चले गए आफरीदी। सऊदी प्रो लीग भी तो जा सकते थे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि इनकी हालत इस लेवल तक गिर गई है कि सऊदी प्रो लीग में कोई क्लब इनको खरीदने के लिए आया ही नहीं और ना इनको क्या वजह है इसकी? लिवरपूल में बहुत ही वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे, फिर बार्सिलोना गए क्योंकि बार्सिलोना ने नेमार को बेचा और वो सारे जो पैसे उनके पास आए उनसे 3 खिलाड़ी लिए, उनमें एक ये थे, बहुत पोटेंशियल था, फ्लॉप हुए। फिर बायर्न म्यूनिख लोन पे गए, उधर फ्लॉप हुए। फिर प्रीमियर लीग वापस आया आस्टन विला, उधर भी फ्लॉप हुए। तो वो जो क्लॉप के सिस्टम में, जो लिवरपूल के सिस्टम में हिट हुए थे, वो सिस्टम इनको दोबारा नहीं मिला और ऐसे लगा कि क्योंकि एक स्पेसिफिक सिस्टम के प्लेयर थे तो बाकी सिस्टम्स में फिट नहीं हो पाए तो फ्लॉप। बिल्कुल, वरना एक लीग में नहीं हुआ तो दूसरी में शायद हो जाते। एनीवेज, अब कतरी लीग जो है उसमें चले गए हैं अल दुहेल। और नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है आइए आपको बताते हैं। जेडन सैंचो जिन्होंने कल कहा था अपने कोच के बारे में कुछ सख्त अल्फाज कह दिए थे और बेसिकली तरदीद की थी कि कोच ने जो कहा है उसके बारे में उन्होंने बयान दिया था। अब जो है वो आ रही है खबर कि सऊदी अरब शायद चले जाएं। अफरीदी क्या कोच की वजह से जाएंगे? क्योंकि आपको लगता है उनके लिए अब रहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इतनी तो आपको एक देनी चाहिए कि लेवरेज के एक प्लेयर अगर आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं और वो उसकी सफाई दे रहा है तो इसको पर्सनल ईगो का वो नहीं बनाना चाहिए। पर्सनल ईगो का नहीं, लेकिन आप जब आके ओपनली मैनेजर के खिलाफ बोलते हैं तो उसके बाद आपकी कोई जगह नहीं बनती। खिलाफ क्या बोला था इन्होंने? ऑब्वियसली जब इन्होंने कहा था कि फॉल्स है, एरिक टेन हैग ने इनके ऊपर में कहा था कि ये ट्रेनिंग सही नहीं करते तो ये उन्होंने कहा ये फॉल्स है। हाँ, तो उन्होंने उनकी इज्जत में तो कोई कमी नहीं की है, उनकी शान में गुस्ताखी तो नहीं की। उन्होंने अपना वर्जन दिया ना कि वो जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूं। उन्होंने उनके ऊपर तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया ना कि मेरा कोच जो है वो ये करता है या मेरा ट्रेनर जो है वो ये करता है। ठीक नहीं, एलिगेशन एक तरह से डायरेक्टली एलिगेशन ही है, एक तरह से डायरेक्टली नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ये एलिगेशन है। आपका कोच आपके बारे में कह रहा है कि आप जो है वो जी वो ट्रेनिंग सही नहीं करते। वो आगे सामने कहते हैं कि मेरा कोच सही नहीं कह रहा, मैं ट्रेनिंग सही करता हूं, तो दैट डजंट मीन कि वो उन पे कोई इल्जाम लगा रहे हैं। वो तो अपनी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये गलत बोल रहे हैं और ये इस तरह की बात नहीं है। और अगर आप फॉर एग्जांपल एक सीनियर है आपका, वो आपको रिप्रेजेंट करता है और वो कुछ भी कह सकता है, उसको अथॉरिटी है, लेकिन प्लेयर तो ये तो फिर वही होगा ना, पॉलिटिक्स हो गई है। ये वही हो गया कि वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ नहीं कह सकता। मैनेजर ऑब्वियसली बड़ा होता है क्लब में। नहीं, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी देखा था, एरिक टेन हैग के जो मसले मसाइल थे। तो वो एंड क्या हुआ उसका? क्या एंड हुआ? ब्रेकअप उसके बाद फिर यूनाइटेड का एंड क्या हो रहा है ये भी तो देखिए आप। ठीक है, ग्लेजर फैमिली का एंड क्या हो रहा है वो भी तो देखिए आप। मतलब आपने अपनी पर्सनल ईगो के ऊपर पूरा क्लब जो है वो दाव पे लगा दिया। उसके बाद के मामलात अभी तक जो चल रहे हैं वो आपके सामने है मैनचेस्टर यूनाइटेड के। अब जेडन सैंचो प्लेयर अच्छे हैं बुरे हैं, आप मुझे ये बताएं। नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो जिस लेवल पे डॉर्टमंड के लिए खेलते थे वो रिजल्ट तो प्रोड्यूस करके नहीं दिया। वो रिजल्ट प्रोड्यूस, ये भी सवाल फिर कोच पे आता है कि भाई क्यों नहीं रिजल्ट। उन्होंने अपने ऊपर से उतारा और कहा कि जी वो ट्रेनिंग ही नहीं सही करते। एनीवेज लेट्स सी। अब सऊदी अरब जा रहे हैं, चलो सऊदी प्रो लीग में अच्छी बात है। बायर्न म्यूनिख भी जो है इंटरेस्टेड है क्योंकि जर्मन लीग में काफी सक्सेसफुल खिलाड़ी है। चलिए लेट्स सी, बायर्न म्यूनिख जाते हैं सऊदी प्रो लीग। नेक्स्ट खबर क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और जॉन टेरी हैज वर्बली अग्रीड टू बिकम हेड कोच ऑफ एट सऊदी साइड अल शबाब।
और स्टीवन जेरार्ड के बाद एक और अचीवमेंट सऊदी अरब की मैनेजर्स के खाते में आ गई है कि जॉन टेरी को भी वो ले गए हैं। जी बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी खबर है। और असल में क्योंकि जो सऊदी है वो भी प्रीमियर लीग ही ज़्यादा देखते हैं और प्रीमियर लीग को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए उनका इंग्लिश की तरफ झुकाव बहुत है। उन्होंने तो सपलेटी को भी ऑफर कर दी थी, जो नेपोली को जिन्होंने जितवाया था इटालियन सीरी आ के। हाँ ऑब्वियसली उनको भी ऑफर की, नजरें उनकी हर जगह पे नजरें हर जगह पे हैं, लेकिन जो सबसे प्राइम चीज होती है आपने तो उसको डिसरप्ट करना होता है। अगर आपने उनकी जगह लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप तो अगर आपने सबसे इंपॉर्टेंट बनना है तो उस इंपॉर्टेंट को रिप्लेस करना होगा। अच्छा, ये अब जॉन टेरी जो है, आपको लगता है ये बहुत जबरदस्त साइनिंग है और अल शबाब अब उस लेवल पे आएगी टीम? ऑब्वियसली compete करेगी। मसला ये है कि इसमें एडवांटेज ये है कि जब कोई बड़ा मैनेजर आता है तो अपने साथ वो प्लेयर्स अट्रैक्ट करता है। जैसे जॉर्डन हेंडरसन को स्टीवन जेरार्ड ने कन्विंस कर लिया और फौरन चले गए। अब जॉन टेरी के साथ भी बहुत सारे किसके लिए कर रहे थे कोचिंग जॉन टेरी जो है? जॉन टेरी अभी फिलहाल तो कोई वो नहीं कर रहे थे, मतलब मेजर रोल पे नहीं थे, हेड कोच के रोल पे अभी तक नहीं हुए थे, लेकिन असिस्टेंट्स के तौर पे कर चुके हैं। अभी ये है कि इनका ओपनिंग होगा। बिल्कुल, और सऊदी प्रो लीग से इनका जो है वो ओपन हो रहा है और ये कुछ बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। बहुत शुक्रिया सहर याब आफरीदी, आपने हमारा साथ दिया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की दुनिया में क्या चल रहा है वो दिखाएंगे, और पाकिस्तान और जापान का जो मैच हुआ है उसमें आखिर क्यों पाकिस्तान हार गया है ये हम अपने जो नेक्स्ट गेस्ट होंगे माज उनसे जानेंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और हमारे साथ मौजूद है माज अहमद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। माज और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल पर काफ़ी गहरी नज़र है। माज बताइए हमें सबसे पहले, पाकिस्तान वर्सेस जापान का मैच था, क्वालिफाइंग मैच, क्वालिफायर्स के ये मैचेस शुरू हो चुके हैं, क्या रिजल्ट्स आए हैं और कैसी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की? पाकिस्तान अपना पहला मैच क्वालिफायर में अनफॉर्चुनेटली जापान से हार गया है। और गोल्स का डिफरेंस आपके सामने है, 6-0 से हमें शिकस्त हुई है। और पाकिस्तान पर जापान की जो डोमिनेंस है वो मैच के आगाज़ से ही महसूस किया जा सकता था। उसको क्लियरली उनका एक उनको एज था हमारे पर, और वो दिखाई भी दिया। उन्होंने जो गोल्स की मूव बनाई हैं वो वर नॉट एबल टू पुट अप द डिफेंस। वो एक रेजिस्टेंस होती है आपकी डिफेंस लाइन की, वो कहीं पर भी नहीं देखी गई। नहीं तो जब आपको पता है कि जापान की टीम बहुत अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त खेल सकती है, तो क्या आप बस खड़ी नहीं कर सकते डिफेंस लाइन की और सिर्फ फोकस इस पर रखें कि हमने गोल्स बचाने हैं? वो आपकी बात ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, लेकिन जब मैच हो रहा होता है तो जाहिर है आप कंप्लीटली भी डिफेंसिव मोड में नहीं रह सकते। देयर कम्स अ टाइम जब आप सोचते हैं कि ओके यहाँ मुझे रूम है तो आई कैन स्कोर या आई कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई, तो वो वहाँ पर आपको हमलावर भी होना पड़ता है। आपको स्ट्राइक के लिए अपने स्ट्राइकर्स भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो यहाँ देखा ये गया है कि उनकी बनाई गई तमाम मूव्स पे पाकिस्तानीज वर नॉट एबल टू डिफेंड, और ये क्लियरली इसी वजह से था कि वो एक रैंकिंग में हमसे बहुत बेहतर टीम है। हम लोगों ने उनको जगह दी, स्पेस दी, वो हमारी डीज में आते रहे हैं और उन्होंने शानदार मूव्स बना के 6 गोल्स के साथ पाकिस्तान को ये बताया है डेफिनेटली कि वी आर लैकिंग समवेयर। या तो हमारी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई है या प्रॉब्ली हम टेक्निकली अभी वीक हैं। जापान जैसी टीम के साथ हमको इंटरनेशनली अभी बाकी तमाम टीमों को वो किस अंदाज में हमलावर होती हैं, उनकी फॉर्मेशंस क्या है, इस बारे में हमें अभी बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। और ये क्लियरली आप देख सकते थे। हाँ, मुझे ये चीज़ बाकी मैचेस देखकर महसूस हुई है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था, वहाँ पर और एशियन नेशंस भी ऐसी हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं। अच्छा, अपने से बेहतर टीमों के अगेंस्ट। अगर आप नज़र डालें बाकी मैचेस के ऊपर तो इराक के खिलाफ मकाओ को 13 गोल दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप देख भी रहे हैं। वियतनाम और गुआम का मैच जो है वो 6-0 से वियतनाम ने अपने नाम किया है। थाईलैंड फिलिपाइन का जो मैच था वो 5-0 से अपने नाम किया थाईलैंड ने। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान से जो है वो 1 के मुकाबले में 8 गोल से जीता है। जापान पाकिस्तान का हम आपको बता चुके हैं। लाओस और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो 7-1 से ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और इसके साथ आप जॉर्डन और ब्रुनाई का मैच देख रहे हैं, 9-0 से जॉर्डन ने अपने नाम किया है। इराक और मकाओ का मैच 13-0 से इराक ने अपने नाम किया है। तो ये क्या आप एक्सक्यूज़ दे सकते हैं इसके ऊपर कि जी बाकी टीमों के ख़िलाफ़ भी बहुत गोल हुए हैं, तो इसलिए पाकिस्तान भी जो है वो उस लेवल की टीम नहीं है और इसलिए हम ये खेल इतना अच्छा पेश नहीं कर सके? अगर बहुत ज़्यादा जनाब सख्त तनकीद से इनकी तरफ ना देखा जाए तो मुझे लगता है ये जवाब हमारा बनता है, बिकॉज वो स्टिल अंडर डेवलपमेंट। हम अभी बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आजमा रहे हैं, और उसके बाद जिन चीज़ों में हम कामयाब होंगे डेफिनेटली हम उन्हें इम्प्लीमेंट करके हमने डिज़ायर्ड रिजल्ट ले लेने हैं।
और आपने देखा है अंडर 16 के साथ भी यही पहले प्रॉब्लम था, पहले हम लोग वो वर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देम। अब अंडर 23 का वो स्ट्रगलिंग फेज़ है। अगर तो जो नेक्स्ट मैचेस हैं बहरीन और पैलेस्टाइन के अगेंस्ट, अगर तो हम अपनी टेक्निक बेहतर बनाते हैं या उनके खिलाफ बेहतर खेल पेश कर पाते हैं तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ कमबैक फॉर पाकिस्तान टीम। लेकिन ये ज़रूर देखने में आया है हमारे अलावा भी और लोग हैं और एशियन नेशंस हैं जो इसी प्रोसेस के थ्रू अभी डेवलप हो रही हैं। वहाँ पर फुटबॉल का मयार वैसा नहीं है, गोल डिफरेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, ये आप कहते हैं तो मान लेते हैं पाकिस्तान जापान के अगेंस्ट जो है वो ये मैच हार गया है, क्वालिफायर मैच था, और अब नेक्स्ट मैचेस में देखते हैं अंडर 23 की टीम कैसा परफॉर्मेंस देती है और किस तरह से परफॉर्म करती है। वैसे आप ये भी तो देखें कि अंडर 23 में भी तो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं या वहाँ पे नहीं खेल रहे। दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और इसी मैं बात, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, हमारा एक प्लेयर जो पहले बेंच था मैच स्टार्ट में, आई एम नॉट श्योर कि उसे क्यों इंक्लूड नहीं किया गया। शायद इज़ अ फॉरवर्ड, लेकिन उसको प्लेइंग 11 का वो हिस्सा नहीं था, ही वाज बेंच फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट के तौर पर उसे इस्तेमाल करना था। उनकी जगह मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक हसीब खान को टीम में हम उनको फीचर कर चुके हैं, उनको शामिल किया गया। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि प्लेइंग 11 में, बट ऑब्वियसली समबडी हैज टू जस्टिफाई, उसने जो प्लेइंग 11 खिलाई उसके पीछे उसका क्या वो तो मंतक नजर था। आ गई है, मकसद तो हराना नजर आ रहा है ना कि मतलब फिर परफॉर्मेंस भी आपकी लेकिन ऐसी है। इंतखाब का कोई मंतक तो होना चाहिए ना But कि the अगर thing is किसी that प्लेयर जापान आपके अगेंस्ट आपको पता है कि इतनी ज़बरदस्त टीम है और आप उनको मे बी वो स्पेसेस आपको दे इसलिए रहे हो कि आप उन स्पेसेस को कोशिश करें गोल करने की और उसी से वो फ़ायदा उठाएं। आप अपनी स्ट्रैटेजी पे अगर स्ट्रिक्ट रहते, अगर आप सिर्फ डिफेंसिव होकर खेलते, आई थिंक सो ऐसी टीम्स के अगेंस्ट एटलीस्ट आप हार जाते, लेकिन 6-0 से ना हारते। ठीक है, कुछ एफर्ट नज़र आती कि हाँ आप काउंटर पे रहते कि कोई काउंटर मिलता तो सिर्फ उस पर गोल करते। तो ये समटाइम ऐसा भी होता है कि खेलना ही सब कुछ नहीं होता, रुक जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने रोक के कैसे रखना खुद को। तो एटलीस्ट एनीवेज नेक्स्ट मैचेस में भी पता चल जाएगा। वाकई एक मैच में हम इतनी तनकीद नहीं कर सकते, नेक्स्ट मैचेस में देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस होगी। पॉइंट्स टेबल पे भी ज़रा नज़र डालते हैं, इसमें आप पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है आपके सामने। ग्रुप ए में आप देख रहे हैं जॉर्डन, ओमान, सीरिया, ब्रुनाई, और ग्रुप बी में आप देख रहे हैं पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो ग्रुप डी है, जहाँ पर जापान, फलस्तीन, बहरीन, पाकिस्तान है और जापान अभी लीड कर रहा है। अच्छा, आपको लगता है बाकी दो टीम्स के अगेंस्ट पाकिस्तान अच्छा खेल सकती है, या वो भी आप यही हमें बताएंगे कि वो तो बहुत सख्त टीम है तो उनके अगेंस्ट तो हम नहीं जीत सकते, या आप अगला ग्रुप भी देख रहे हैं और यहाँ पर इंडिया जो है वो ग्रुप जी में है, चाइना है उनके साथ, यूएई है, मालदीव्स है, यहाँ पर आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं? मुझे इट डिपेंड्स कि अब उस टेक अवे पे हम रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं। डेफिनेटली जो लोग हारे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको भी तो इस चीज़ का अंदाज़ा है कि शिकस्त क्या है और उसका मार्जिन क्या है, और हमने अगर अब रिस्पॉन्ड करना है तो वो किस तरह करना है। चलिए, नेक्स्ट मैचेस में हम देख पाएंगे ये। और अंडर 16 बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है पाकिस्तान की टीम, और आपको ये भी बताते चलें कि जो सेमीफाइनल में जिस टीम के साथ टकराएगी उसका भी ऐलान कर दिया गया है। माज बताइए किससे मैच होने जा रहा है और कितने चांसेस हैं हमारे सेमीफाइनल में जीत कर फाइनल में पहुँचने के? बांग्लादेश के अगेंस्ट हम सेमीफाइनल खेलेंगे और आई एम वेरी होपफुल कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा, और वो जज्बे, जोश और जो रिवायती एक मुसाबकत की जंग होती है उन जज्बात से भरपूर होगा। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा खेलेंगे उनसे। हमारा मुकाबला होगा। मतलब आप अभी भी नहीं कह रहे कि जीतेंगे, अभी भी कह रहे हैं अच्छा खेलेंगे? इस पे अब मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, खेलना हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने है, हम दुआ कर सकते हैं, जीत की नियत ही होनी चाहिए और हमें भी यही कहना चाहिए कि जीतेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे और आगे फिर देखते हैं जो भी होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश की टीम आपको लगता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है या पाकिस्तान और बांग्लादेश बराबर हैं जो अभी तक परफॉर्मेंसेज आई हैं दोनों टीम्स की तरफ से? अभी तक की परफॉर्मेंसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान उनसे बेहतर खेल पेश कर रहा है। पाकिस्तान ने जो पहला मैच जीता है वो भी 2-1 के मार्जिन से जीता है, और जो दूसरा है उसमें तो बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस है 3-0 का। इंडिया ने अपने दोनों मैचेस जीते हैं जो उसमें सिर्फ एक गोल किया है और फिर उसके बाद उन्होंने डिफेंड किया है। पहले गोल किया है और उसके बाद उनकी दिफाई हिकमत अमली रही है दोनों के अगेंस्ट। नेपाल के खिलाफ उनका मैच देखने वाला था, इट वाज अ वेरी गुड मैच, और नेपाल की भी जो उनके खिलाफ मज़ामत थी वो गोल बराबर करने की भी कोशिश करते रहे और बहुत ताबड़तोड़ हमले किए, बट दे वर नॉट एबल टू गेट थ्रू। उसकी बहुत सी टेक्निकल रीजंस भी थी, लेकिन हाँ, अगर आप कंपैरिजन कहें, तकाबली जायजा लें दोनों टीमों का, तो पाकिस्तान इज प्लेइंग बेटर देन बांग्लादेश। ओके, तो ये कहा जा सकता है कि हमारे चांसेस ज़्यादा हैं सेमीफाइनल में जीतने के। उम्मीद करते हैं कि अंडर 16 टीम जो है वो ये जो इतने हालात जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, एक खुशी की थोड़ी सी खबर जो है हमें उनकी तरफ से देखने को मिले। नेक्स्ट हमारे पास है वलीद जावेद जो है वो अंडर 23 जो कि हारी है जापान से 6-0 से, उनका असिस्टेंट कोच बना दिया गया है। जी हाँ, वलीद जावेद इस वक्त साथ हैं जी टीम के, अंडर 23 की टीम। और अब इनकी तकर्री से आपको क्या हालात लग रहे हैं आगे जो है वो फिटनेस के हवाले से,
खिलाड़ियों को लेकर और आगे आने वाले मैचेस में? शारिक जैसे आप कह रहे नहीं खिलाया गया, तो मे बी कोई इंजरी हल्की फुल्की हो उनको, उसको मुतबादिल के तौर पर यूज़ किया गया है। जहाँ तक वलीद जावेद एज एन असिस्टेंट कोच उनका ताल्लुक है, तो उनके पास इससे पहले इस असिस्टेंट कोच रहने का एक्सपीरियंस है। वो अदील रिस्की के साथ ख़वातीन की टीम को असिस्ट कर चुके हैं, उनको कोचिंग में असिस्ट कर चुके हैं, और सैफ चैम्पियनशिप में भी लास्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो थे टीम के साथ, तो रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। जहाँ तक इनके पर्सनल रेस्यूमे की बात है, तो ये भी बैनुल अक़वामी तरबियत याफ्ता है। अच्छा। और UEFA C लाइसेंस्ड हैं, इनके पास कोचिंग का और मैनेजमेंट का लाइसेंस है, और आई थिंक अगर वो इतनी तरबियत के साथ पाकिस्तान टीम के साथ आए हैं तो डेफिनेटली ही इज गॉट समथिंग। अब जहाँ तक बात है ही गॉट समथिंग, बट रिजल्ट्स भी नजर आएंगे या? ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास काबिलियत की कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स वो जनरेट कर पाएंगे। ख़वातीन के साथ उन्होंने किए हैं, फेयर इनफ। ओके। चैलेंज अब है, हम पहला मैच अपना हार चुके हैं, बहरीन और फ़लस्तीन, ये दो टीमें अभी जिनके खिलाफ उनको कम बैक करवा के पाकिस्तान अंडर 23 को ये प्रूव करना होगा कि ही इज़ डूइंग हिज जॉब एट द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़। और अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली तनकीद के लिए भी वो तैयार ही होंगे। जी चलिए, बिल्कुल तनकीद को शौक से तो की नहीं जाती, इसीलिए की जाती है ताकि आप जो है उसमें बेहतरी करें, और मकसद यही होता है। और हमें भी मालूम है एफर्ट की जाती है, तैयारी के लिए कोशिश भी की जाती है, लेकिन वो जो लूप होल्स होते हैं वो जहाँ पे है उन्हीं को आपने देखें। प्रॉब्लम्स बताने के लिए तो सारे ही बता देते हैं कि ये मसला है, ये मसला है, लेकिन असल बात होती है सॉल्व करने के लिए। आपको हायर जो किया जाता है या आपको उस डेजिग्नेशन पे बिठाया इसलिए जाता है कि आपने सॉल्यूशंस देने हैं और उसको हल करने हैं। आपने भी ये नहीं कहना कि जी यहाँ पे तो ये मसला है। स्पेन में भी बड़े मसले थे वर्ल्ड कप में, लेकिन फीमेल उनकी टीम जो है वो चैंपियन बन गई इन सारे मसाइल के बावजूद। तो मसाइल बताने के लिए बहुत से होते हैं, लेकिन आप जो जैसे फेडरेशन के लोग हैं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, आप बैठे ही इसलिए हैं कि आपने उन प्रॉब्लम्स को हल करना है, आपको बिठाया इसलिए गया है। नेक्स्ट हमारे पास है राहज नबी की, बेल्जियम क्लब में जो है वो तरबियत का उन्होंने आगाज़ कर दिया। ये कितनी गुड न्यूज़ है हमारी अपनी नेशनल साइड के लिए? डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अगर ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, इट मीन्स कि ऑफिशियली ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसेस था उनका वो कंप्लीट हो चुका है। इज पार्ट ऑफ द टीम नाउ, ट्रेनिंग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, दीगर खिलाड़ियों के साथ उनको हम आंगी बढ़ाने का मौका मिल रहा है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। टीम ने भी सीजन का बाकायदा आगाज़ कर दिया हुआ है, पहला मैच उनका हो चुका हुआ है, दूसरा मैच जब भी मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू प्ले, और हम उनको इन एक्शन देखने के लिए हम वर एक्साइटेड कि जब उनका कोई मैच हो या उसकी हाईलाइट्स इंटरनेट के ज़रिए या जैसे भी हमारे तक पहुँचें, बिकॉज उनको अभी इतना इस क्लब का भी मीडिया इस्टेब्लिश्ड नहीं है, बिकॉज ये क्लब सेकंड टियर का है। बट उनकी ट्रेनिंग, उनकी फैसिलिटीज़ और जो लीग का एनवायरनमेंट है उस पर कोई डाउट नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास है। एग्जैक्टली। और बेल्जियम में बहुत टैलेंट प्रोड्यूस भी किया है और लाइमलाइट में भी वो टैलेंट हमें नज़र आया है। और अगर आप में भी टैलेंट है और आप अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो अपनी वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 0311 777 3868 में। हम आपको फीचर करेंगे और जो भी हमें ऐसा टैलेंट नज़र आएगा उन्हें हम अपने प्रोग्राम में भी इनवाइट करेंगे और उनकी पूरी हेल्प करेंगे फेडरेशन तक पहुंचाने में और आवाज़ बनेंगे उनकी। बहुत शुक्रिया माज, आपने हमारा साथ दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप प्रोग्राम को रिपीट पे देखना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे देखिए fastsports.tv। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।